नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने हिंदी यूट्यूब चैनल आशीष अपडेट्स पर। दोस्तों, हम अभी लगातार मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 के आधार पर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित नगर निगमों की जानकारी के बारे में बता रहे हैं। मैं लगातार इसी अधिनियम के अंतर्गत वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो जो लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं या फिर जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन लोगों के लिए वीडियोज़ बहुत लाभदायक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 4 नगर निगम में आपको बताया था कि किस प्रकार से धारा 132 के अंतर्गत नगर निगम को कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त होती है, टैक्स इम्पोज करने की शक्ति मिलती है। आज हम उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो कर इम्पोज करते हैं वो उसमें सबसे पहला कर जो इम्पोज किया जाता है संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका अधिरोपण, उसका इम्पोजिशन कैसे होता है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए चलते हैं वीडियो पर। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। धारा 132 नगर निगम को शक्ति प्रदान करती है कर अधिरोपित करने की। उसी प्रकार से धारा 132 की उपधारा है। धारा 135 के अंतर्गत नगर निगम को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो आप पर संपत्ति कर लगा सके। दोस्तों, संपत्ति कर दो प्रकार का होता है। एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है कमर्शियल, व्यावसायिक। डोमेस्टिक संपत्ति कर कौन सा होता है? वो मकान या प्लॉट्स जो आपके स्वामित्व में हो, आप उसके ऑनर हो और उसमें आप स्वयं निवास कर रहे हो या आप स्वयं प्रयोग कर रहे हो, तो उसके ऊपर लगने वाले जो संपत्ति कर होता है वो डोमेस्टिक कर कहलाता है। डोमेस्टिक संपत्ति कर होता है क्योंकि आप उसमें खुद निवास करते हैं। और यदि कोई दुकान है जहाँ व्यापार हो रहा हो, बिजनेस हो रहा हो, वहाँ पर जो संपत्ति कर लगाया जाएगा वो कमर्शियल संपत्ति कर होगा, व्यावसायिक संपत्ति कर होगा, उसकी गणना अधिक होगी। परंतु मान लीजिए कि आप किसी मकान में रह रहे हैं, वो मकान आपका 2 मंजिल है। एक मंजिल मकान पर आप खुद रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आप खुद रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आप खुद रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर आपने किराए से दे रखा है। तो जब नगर निगम टैक्स की कैलकुलेशन करेगी, जब नगर निगम आप पे संपत्ति कर का अधिरोपण करेगी, तो उस समय जितने हिस्से पर आप रह रहे हैं उतने हिस्से का टैक्स डोमेस्टिक कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कम कीमत से कैलकुलेट किया जाएगा। और जितना हिस्सा आपने किराए पर दे रखा है और उससे आपको किराए की आमदनी हो रही है, उस हिस्से का प्रॉपर्टी टैक्स स्क्वायर फीट के हिसाब से कमर्शियल कैलकुलेट किया जाएगा नगर निगम में। इस प्रकार से संपत्ति कर को कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और भी है, यदि आपके एक ही मकान या प्लॉट पे कुछ हिस्सा किराए का है जिससे आपको आय हो रही है और कुछ हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक है जिसमें आप रह रहे हैं, तो उस पर लगने वाले संपत्ति कर पे आपको 50% की छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का यदि संपत्ति कर लगना है तो आपको 50 रुपये लगेगा। संपत्ति कर वार्षिक निकाला जाता है, पूरे वर्ष का एक साथ जमा होता है। संपत्ति कर जो जमा होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च वित्तीय वर्ष में रहता है। जैसे इस वर्ष का यदि शुरू होगा तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक ये वित्तीय वर्ष माना जाएगा जिसके लिए संपत्ति कर आप जमा करेंगे। ठीक है। धारा 132 के अंतर्गत संपत्ति कर किस दर पर लिया जाए? भाई, आपका मकान है, आपके मकान की कीमत तो बहुत हो सकती है, तो संपत्ति कर कैसे निकलेगा? तो संपत्ति कर का जो मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है वो ये है कि संपत्ति कर आपके मकान की या प्लॉट की जो वार्षिक भाड़ा मूल्य है, एनुअल लेटिंग वैल्यू है, उसके आधार पर निकाला जाता है। और क्योंकि मैंने नोट किया है, मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी होती है तो नोटिंग करना पड़ती है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स की एनुअल लेटिंग वैल्यू निकलेगी, वार्षिक भाड़ा मूल्य निकलेगा, उस वार्षिक भाड़ा मूल्य के 6% से कम, 6% से कम और 10% से ज़्यादा आपसे संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी संपत्ति का जब आपकी संपत्ति पर लगाया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, तब उसका वार्षिक भाड़ा मूल्य निकाला जाता है, एनुअल लेटिंग वैल्यू निकाली जाती है और उस एनुअल लेटिंग वैल्यू का 6% से कम और 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। एनुअल लेटिंग वैल्यू क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जो परिभाषा है वो ये है कि जब आप कोई मकान बना रहे हैं या कोई आपने दुकान बनाई और उसका उस समय मार्केट रेट से एक निर्धारित किराया कि 3,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकता है, 3,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, 1,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, इस हिसाब से
1,000 के हिसाब से साल भर का 12,000 रुपये, 3,000 के हिसाब से साल भर का 36,000 रुपये, या फिर जिस दर पर दिया जा सकता हो मार्केट में संभव हो उस दर को आपका वार्षिक भाड़ा मूल्य माना जाता है। तो 36,000 रुपये आपका वार्षिक भाड़ा मूल्य होगा 3,000 के हिसाब से, तो उसी हिसाब से टैक्स निकाला जाएगा। लेकिन नगर निगम, हमारे यहाँ पर जो मेरा भोपाल शहर में नगर निगम है, वो कलेक्ट्रेट रेट से निर्धारित दरों से क्षेत्र के हिसाब से वार्षिक भाड़ा मूल्य निकालता है। संपत्ति कर खाली संपत्ति कर वार्षिक भाड़ा मूल्य पे कैलकुलेट होकर नहीं बन जाता है। संपत्ति कर में आपके ऊपर लगने वाला अग्निशमन कर, स्वच्छता उपकर, ये सभी सम्मिलित होते हैं। अनिवार्य समेकित कर, इस तरह के कई करों को मिलाकर संपत्ति कर बनाया जाता है। ठीक है, तो धारा 135 के अंतर्गत संपत्ति कर इम्पोज किया जाता है, इम्पोजिशन होता है, आप लोगों पे अधिरोपित किया जाता है। मैंने आपको ये बता दिया। अब संपत्ति कर अधिरोपित तो किया जा रहा है, लेकिन संपत्ति कर से कुछ लोगों को, कुछ भवनों को, कुछ भूमियों को छूट भी प्राप्त है, एग्जेम्पशंस प्राप्त है, उनको छूट मिलती है संपत्ति कर में। वो कौन कौन से भवन हैं, भूमियां हैं और क्यों मिलती है, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, धारा 135 के अधीन लागू संपत्ति कर इन संपत्तियों पर लागू नहीं होता। कौन कौन सी? यदि कोई संपत्ति संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार की हो, उसके अधीन हो, केंद्र सरकार उसका स्वामी हो, राज्य सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार उसका स्वामी हो, या फिर स्वयं नगर निगम के स्वामित्व की हो, नगर निगम खुद उसका ऑनर हो, इन पर संपत्ति कर में छूट प्राप्त होती है। इन पर संपत्ति कर लागू नहीं किया जाता। उसके बाद ऐसे भवन और भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन किस क्षेत्र के लिए? ऐसे नगर निगम क्षेत्र के लिए जहां की आबादी 1 लाख या उससे अधिक हो। तो यदि किसी नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र की आबादी 1 लाख या उससे अधिक होगी और उस मकान का या संपत्ति का वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रुपये से अधिक नहीं होगा तो उसको छूट प्राप्त होगी। और छोटी नगर पालिका में जाएंगे तो 1 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिका जिसकी संपत्ति का वार्षिक भाड़ा मूल्य 4,800 रुपये से अधिक ना हो, उनको छूट प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। भवन और भूमियां, इस प्रकार के भवन और भूमि, प्लॉट और मकान जिनके अंतर्गत शैक्षणिक प्रयोजन यानी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ चलती हों। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मतलब कोई स्कूल चल रहा हो, कोई हॉस्टल चल रहा हो, कोई भोजनावास मतलब छात्रावास में खाना वाना बनता हो वो चल रहा हो, या फिर लाइब्रेरी चल रही हो, हॉस्टल्स हों। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन भवनों में, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि या तो वो भवन जो संस्था ये एक्टिविटी चला रही है उसी के स्वामित्व में हो, वही उसकी ऑनर हो, या फिर अगर वो किराए से ली गई हो तो किराए से नहीं भी, मतलब यदि वो किसी दूसरे के भवन में संचालित हो रही हो और उस पर कोई किराया नहीं लिया जा रहा हो, यानी कि मैंने आपके मकान में या मेरे मकान में मैंने किसी शैक्षणिक संस्था को किराए पर दिया, लेकिन मैं उससे कोई किराया नहीं लेता हूँ, मैंने उसको ऐसे ही एक जगह दे दी कि आप शैक्षणिक प्रयोजन चलाइए, बच्चों के लिए करिए, उससे मुझे कोई आय नहीं हो रही है, तो उस पर भी आपको संपत्ति कर पर छूट प्राप्त होती है। शैक्षणिक संस्थाओं को मिलेगी, या तो उनके स्वामित्व की हो या फिर उनको कोई किराया उनको नहीं देना पड़ रहा, उससे कोई आय नहीं हो रही है आपकी, तो भी आपको छूट प्राप्त होती है। उसके बाद ऐसी संपत्तियाँ जो खेल मैदान के लिए प्रयोग हो रही हूँ, सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोग हो रही हूँ और जनता उसको प्रयोग कर रही हो, भले उसमें मेले लग रहे हों, कार्यक्रम लग रहे हों, कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हों, लेकिन वो जनता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, हाँ उस पर नहीं। अगर वो शासकीय है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए कि वो किसी निजी संस्था के पास है या किसी अन्य संस्था के पास है, धार्मिक संस्था के पास है, और उससे उनकी कमाई हो रही है, परंतु वो कमाई उसी धार्मिक संस्था में उपयोग में की जा रही है जिनको टैक्स से छूट प्राप्त है, और उसी को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, उसी संस्था के लिए उपयोग की जा रही राशि, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसी भवन और भूमियाँ हैं जिनमें सार्वजनिक उपासना या खैराती कार्य, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, क्रिश्चियन चर्च हैं, गिरजाघर जिन्हें कहते हैं, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, औषधालय हैं छोटे, या फिर पशुओं के उपचार के लिए कोई जगह दी हुई है, देख रेख हो रही है वहाँ पर, उनके लिए छोटे अस्पताल हैं, या पीने के पानी के स्रोत हैं, कब्रिस्तान है, शमशान है, जहाँ पर अंतिम क्रिया का व्यवस्था की जाती है, मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है, उन भवन भूमियों पर भी संपत्ति कर पे छूट प्राप्त होती है। माफ़ नहीं है, छूट प्राप्त होती है, इनको छूट मिलती है, और कुछ जगह पे माफ़ भी होता है।
ये निगम के हाथ में है कि इनको कितनी छूट देना है, नहीं देना है या माफ़ करना है। वैसे इनको छूट प्राप्त है, इन पर संपत्ति कर लागू नहीं होगा। उसके बाद अब संपत्ति कर इन भवनों में तो आपने देख लिया कि शैक्षणिक प्रयोजन चल रहे हैं, सब कुछ इन पे लागू नहीं। लेकिन यदि कोई ऐसा भवन है जिसको आपने किराए पे दिया, आपका मकान है, आपने किराए पे दिया या मैंने किराए पर दिया, और उसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं या कोई कार्यक्रम हो रहा है उससे हमको किराया मिल रहा है, हमको कमाई हो रही है, तो फिर उस पर छूट प्राप्त नहीं होगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। यदि कोई ऐसी संस्था है जो जिसके स्वामित्व में वो भवन हो, संस्था का ही भवन हो, मगर वो व्यापार कर रहा हो, वहाँ व्यापार हो रहा हो, व्यापार से कमाई हो रही हो, वो पैसा संस्था में नहीं जा रहा हो, तो उस पर भी संपत्ति कर लगाया जाएगा, यहाँ उनको छूट प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद ये कैटेगरीज हैं जिन पर छूट प्राप्त नहीं होती। अब और आगे बढ़ें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, फौज में जो लोग मृतक हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी विधवाएं हों, या निराश्रित हों जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता हो, जिनको इनकम टैक्स नहीं देना हो, तो इनको भी छूट प्राप्त होती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, सेना के सदस्य हुए, रक्षा सेवा से रिटायर हो गए हों, या उनकी विधवाएं हों, इनके ऊपर इनका इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो इनको संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। नेत्रहीन हो, परित्यक्ता स्त्री हों, जिनको जैसे हस्बैंड छोड़ देते हैं, पति छोड़ देते हैं, पत्नियां रहती हैं, परित्यक्तता स्त्री हों उनके ऊपर, या निराश्रित हों, नेत्रहीन हों, इस प्रकार के व्यक्तियों पर भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ। मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है, निराश्रित है, कोई अनाथ है, और उसके पास उसके नाम पर कोई भवन है जो उसके स्वामित्व में आता है, वो उसका ऑनर है, परंतु उसकी आजीविका का एकमात्र साधन वही है और उसके पास कमाई का कोई अन्यत्र साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नगर निगम उसके टैक्स को पूरी तरह माफ़ कर सकता है या फिर छूट प्रदान कर सकता है। तो यदि नगर निगम पूरी तरह माफ़ करता है तो वो एक आदेश पारित करेगा और पूरा माफ़ कर देगा। यदि वो पूरी तरह माफ़ नहीं करता है तो उस स्थिति में जो प्रथम 12,000 रुपये होंगे वार्षिक भाड़ा मूल्य के, उस पर छूट प्राप्त होगी केवल, इसके अलावा नहीं होगी। समझे? केवल प्रथम 12,000 रुपये यदि माफ़ नहीं होता, और यदि माफ़ होता है तो फिर उसको पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। ये धारा 135 और धारा 136 के अंतर्गत किस प्रकार से संपत्ति कर लगता है और किस प्रकार से संपत्ति कर से छूट प्राप्त होती है, ये मैंने आज आपको बताया। साथियों, नगर निगम का पार्ट 5 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो संपत्ति कर किस प्रकार से अधिरोपित कर दिया जाता है, उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा नगर निगम किस प्रकार से संपत्ति कर को अधिरोपित करने की जो शक्तियां हैं, बिल लगाने की शक्ति हुई, आपको ऑर्डर सम्मन इशू करने की शक्ति हुई, कुर्की करने का जो अधिकार है उनके पास संपत्ति कर न देने पे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आप लोगों को यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाऊँ। हो सकता है मेरा वीडियो बहुत अच्छा ना बनता हो सकता हो कि मैं उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ वो आपके काम की हो सकती है, वो आपके बहुत काम आ सकती है। मैं इसमें मेहनत करता हूँ, इसके नोट्स बनाता हूँ, आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूँ, तो कृपया उस मेहनत को देखते हुए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।